हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र समान अध्ययन पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की ये किताब है। और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ यानी वर्ष 2022 के लिए ये किताब आई हुई है। इस किताब के अंदर 1990 से लेकर वर्ष 2022 तक के यानी यूपीएससी से लेकर और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं उसके प्रश्न पत्र को इसके अंदर शामिल किया गया है। और ये प्रश्न पत्र जो है पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड में इसके अंदर शामिल किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर टोटल जो है 15 चैप्टर है। आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर टोटल 55 चैप्टर है। और मध्यकालीन भारत के इतिहास इसके अंदर टोटल जो है 25 चैप्टर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करता हूँ प्राचीन भारत के इतिहास का, तो प्राचीन भारत के इतिहास चैप्टर 1 से 15, आधुनिक भारत के इतिहास का चैप्टर 1 से चैप्टर 55 तक, और मध्यकालीन भारत के इतिहास का चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 10 तक। इतना वीडियो जो है मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपको आपके एग्जाम्स में प्री सिलेक्शन कराने में काफ़ी अहम रोल निभाएगा, यानी आपके एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी अहम वीडियो है ये। तो अभी जो मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ टॉपिक्स, वो है चैप्टर 13 से लेकर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 25 चैप्टर है। तो इसके अंदर मैं चैप्टर 13 से लेकर चैप्टर 22 तक पूरा इंक्लूड किया हूँ। और इन चैप्टर्स के अंदर जो है 300 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, अगर अब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूं उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप देख सकते हैं ये चैप्टर 13 का जो टॉपिक है मुगल वंश के अंदर जो है बाबर, यानी चैप्टर 13 से लेकर और चैप्टर 22 तक जो है ये पूरे मुगल वंश का जितने भी राजा थे उन लोगों का पूरे विवरण दिया हुआ है चैप्टर 13 से लेकर चैप्टर 22 तक। और इसी के अराउंड जो है क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो ये अभी आपके साथ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ और पूरा मुगल वंश जो है आपके एक ही वीडियो में एंड हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, और हाँ इसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। डिटेल मुझे जहाँ पे लगता है थोड़ा बहुत डिटेल्स कराना चाहिए वो मैं डिटेल्स कराऊंगा। अगर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो 67th जब एग्जाम से एंड हो जाएगा इसके बाद मैं पूरा डिटेल्स चैप्टर वाइज वीडियो कराऊंगा, तो आप वो देखिएगा। तो अभी जो मैं सिर्फ इसमें क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे और वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे, तो ये चगताई तुर्क थे। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो बाबर को जो है सर ए पुल के जो युद्ध में पराजित किया था वो है आपको सैबानी खां। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो ये अपनाया था बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि इब्राहिम लोदी के पास जो है सेना सबसे अधिक था और बाबर के पास जो है सेना कम था, लेकिन फिर भी बाबर की इसी युद्ध में जीत होता है। और बाबर ने जो है ये अपने आप को 27 अप्रैल 1526 को अपने आप को बादशाह घोषित किया और भारत के अंदर मुगल साम्राज्य का नींव डाला था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पानीपत के युद्ध में
बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर के जीत का तो मुख्य कारण था उसकी जो सैन्य थी वो कुशलता था। सैन्य कुशलता के कारण जो है बाबर की जीत हुई थी। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो विजय का कारण जो था उसका जो सेना जो था वो कुशल था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? तो ये है आपके पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में, उसी में जो है बाबर ने तोप का युद्ध किया था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो ये इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में पराजित किया था? तो यह है 1526। यहां पे कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं है वो हम लोग देखेंगे। चंदेरी का युद्ध जो है 1530 में ये नहीं हुआ था। अगर हम लोग देख लेते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध तो ये 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध जो है ये 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ था। और चंदेरी का युद्ध जो है ये 1530 में नहीं होकर आपको 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। तो इस युद्ध को आप याद कर लीजिएगा, यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है बनते हैं। यहाँ पे कह रहा है कुछ कथन दिए गए हैं और इस कथन पे हमें विचार करना है। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप, और यहाँ से हमें सही उत्तर चुनना है। बाबर के बारे में दिया गया है तो देखिए यहाँ से हम लोग कह रहा है कि सही उत्तर चुने, तो समय के अभाव के कारण मैं आपको सिर्फ सही उत्तर डिस्क्राइब करूंगा। यहाँ पे कह रहा है कि इस क्षेत्र में जो है तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था, तो ये है इसके सही उत्तर। इस तरह से आपके ऑप्शन केवल बी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो यह है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था आपको 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। काफी बार एग्जाम्स में देखा गया क्वेश्चन है ये सब। खानवा का युद्ध जो है 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। और इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई थी और राणा संगा का हार हुआ था। राणा संगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो ये किया था आपको खानवा के युद्ध में। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वो है आपको राणा संगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो खानवा के युद्ध में जो है राणा संगा पराजित हुए थे। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने ... नाम रखा था, तो ये नाम रखा था बाबर। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी, तो पादशाह की पदवी जो है बाबर ने काबुल में धारण किया था। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, तो बाबर के साम्राज्य में जो सम्मिलित थे वो है आपको काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है ये। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो वह है आपको जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। देखिए इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो यह किया है मेवाड़ का। यहां पे एसर्शंस दिए हुए हैं और रीजन दिए हुए हैं। इस कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे बाबर ने बाबरनामा जो है ये तुर्की में लिखा था, तो ये जो है बिल्कुल सही है आपके। तुर्की मुगल दरबार की राज्य भाषा थी, तो ये आपके गलत है। तुर्की जो है ये मुगल दरबार की राज्य भाषा नहीं थी, बल्कि फारसी जो है, आई थिंक फारसी जो है, आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फारसी जो है ये आपके राज्य भाषा थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है ये मीर बांकी ने कराया था।
अब यहाँ से जो है हुमायूं और शेरशाह के अराउंड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। और पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो ये है आपके उस्मान। बाकी ये तीनों जो नाम आप देख रहे हैं ये हुमायूं के भाई का नाम है। देखिए यहाँ पे कमरान, अस्करी और हिंदाल ये बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो देखिए हुमायूं जो 4 युद्ध लड़ा गया था ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये 4 युद्ध। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है देवरा का युद्ध हुआ था जो 1532 में हुआ था। उसके बाद हुआ था चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में हुआ था। उसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ था जो 1540 में हुआ था। और सरहिंद का युद्ध हुआ था ये 1555 में हुआ था। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये डी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो ये ईयर है ना 1555, 32, 40, 39 ये सबको आप ध्यान में रखिएगा युद्ध से रिलेटेड, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था आपको शेरशाह और हुमायूं के मध्य। देखिए 17 मई 1540 को कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी और इसी युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा और फारस में शरण लेनी पड़ी थी। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये जौनपुर से शिक्षा प्राप्त किया था। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो ये है शेरशाह। शेरशाह जो है ये काफी शिक्षित हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने हजरत अला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये है आपके शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। तो यहां से है देखिए राजस्व सुधार, सैनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार, ये चारों जो है शेरशाह सूरी के द्वारा सुधार में सम्मिलित थे। तो इसके हो जाएंगे उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो ये है आपके हुमायूं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं जो है ये चुनार दुर्ग पे 1532 में प्रथम बार आक्रमण किया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसे कालक्रम के अनुसार हमें लगाना है। तो वो घटना हम लोग यहां से देखेंगे। देखिए दोराहा का युद्ध जो हुआ था ये 1531-1532 में हुआ था। वही देवरा, दोहरा, चौसा का जो युद्ध हुआ था ये 1539 में हुआ था। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था 1540 में हुआ था। और सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था ये 1658 में हुआ था। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये है आपको हाजी बेगम। हाजी बेगम जो है अपने पति के लिए, अपने पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण जो है करवाया था। और ये कहाँ? दिल्ली में। और इसके मकबरे को क्या कहा जाता है? दीन पनाह। दीन पनाह इसके मकबरे को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो चांदी का सिक्का जो है ये शेरशाह ने शुरू किया था। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो ये विनिमय दर थी आपको 64:1 यानी 64:1 का था। आप इसको याद कर लीजिए। तांबे का दाम और चांदी का जो रुपया था इसमें तांबे 64 और चांदी जो था 1। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? तो शुद्ध चांदी के रुपया का जो आविष्कार है ये शेरशाह ने किया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई है। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है ये आपको कालिंजर में हुआ था। कालिंजर में हुआ था शेरशाह सूरी की मृत्यु। शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये था आपको कालिंजर।
मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध करेंगे? तो यह है आपको शेरशाह। शेरशाह का मकबरा कहां है? तो शेरशाह का मकबरा जो है ये सासाराम में है। शेरशाह को दफनाया गया था, तो शेरशाह को सासाराम में दफनाया गया था। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो शेरशाह जो है ये दिल्ली के किला एक कूहना मस्जिद का निर्माण कराया था। आप इसको याद कर लीजिए, यही आपके एग्जाम्स में आएंगे। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, तो पुराना किला के भवनों का निर्माण जो है ये शेरशाह ने किया था। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था का प्रारंभ किया था? तो यह किया था शेरशाह सूरी ने। देखिए यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाया था? तो यह बनवाया था आपको शेरशाह सूरी ने। और इसी सड़क को, सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। शेरशाह का उत्तराधिकारी था, तो शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था वो था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह जो है ये शेरशाह का उत्तराधिकारी और उसका छोटा पुत्र था। शेरशाह का उत्तराधिकारी और उसका छोटा पुत्र था इस्लाम शाह, और इसका जो नाम था वो था जलाल खां। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो देखिए शेरशाह और उसका पुत्र इस्लाम शाह ये दोनों ने, तो इस तरह से इसके ऑप्शन हो जाएंगे ई। यहां से अकबर के रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और ये आप देख रहे हैं, इसके पहला क्वेश्चन है अकबर से रिलेटेड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो ये बैठाया गया था आपको कालानौर में। हल्दी घाटी के युद्ध में पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वो था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो महाराणा प्रताप के सेना के जो सेनापति थे वो हकीम खान थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ये था आपको हकीम सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ये था हकीम खान सूर। यहां पे मानचित्र दिया गया है और इसमें से ये वर्ड ए दिया गया है, कह रहा है कि स्वतंत्र देश का परिचारक, और बी जो है एक नगर स्थिति दिखाता है। निम्नलिखित में से ये कौन सा विकल्प सही पूरी जानकारी देता है अकबर के साम्राज्य के बारे में? तो देखिए अगर हम लोग एक की बात कर लेते हैं तो ये आपको 1605 में अकबर ये गोंडवाना और लाहौर का दिखाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था, तो वह था आपको कछवाहों से। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो यह है कछवाहा। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो वो है आपको मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे। और ये काफी बार पूछा गया है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ये कहाँ है? तो ये जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ये अजमेर में है। आप इसको याद कर लीजिएगा, काफी बार ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है।
निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अकबर जो है ये अधम खां को अकबर जो है ये स्वयं मारा था। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो यह है आपको मेवाड़। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो यह है आपके मरवाड़ के राव चंद्रसेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती ... की रानी थी। तो दुर्गावती जो थी ये मांडला की रानी थी। अब्बुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो अब्बुल फजल की जो मृत्यु हुआ था यह आपको शहजादा सलीम के कारण हुआ था। निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो देखिए ये है, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, ये बात जो है बिल्कुल गलत है। बाकी सब जो है प्रशासकीय एकता और कानूनी की एकरूपता ये बिल्कुल सही है। अकबर के द्वारा संस्कृति एकता का प्रत्यर्पण ये भी सही है, और अकबर की धार्मिक नीति तो ये भी सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। तो अकबर का जो लोकप्रियता था ये मनसबदारी व्यवस्था यानी प्रथा, भू राजस्व व्यवस्था, धार्मिक नीति और सामाजिक सुधार ये सब थे, जिसके कारण जो है अकबर जो है काफी लोकप्रिय थे। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो यह है अकबर। अकबर जो है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। आपके एग्जाम्स में अकबर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अकबर हो गया, शाहजहां हो गया, जहांगीर हो गया, ये सबसे रिलेटेड जो है यानी मुगल से क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम्स में 1 या 2 आपको देखने के मिलता ही है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो ये है आपके अकबर। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? तो ये है आपके अकबर। अकबर ने कहा था ये बात। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। तो ये बिल्कुल सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपके 1 और 2 दोनों सही हैं। अकबर का शासन जाना जाता है। तो अकबर का शासन जो है ये आपके क्षेत्रों को जीतने के लिए जाना जाता है, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है और न्यायिक प्रशासन के लिए जाना जाता है। उसकी धार्मिक ये नहीं, अकबर के अंदर ये चीज नहीं था। धार्मिक कट्टरता जो है ये चीज नहीं था अकबर के अंदर। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो ये था मीर बख्शी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था जो है ये मनसबदारी आधारित थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था जो है ये आपको स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। अकबर के द्वारा दीवान ए पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो ये था आपको मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो ये आपको मंगोलिया से उधार लिया गया था। एसर्शंस है और रीजन्स है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों के बीच 20 घोड़े का रख रखाव करना पड़ता था। तो ये बात बिल्कुल सही है। और घोड़े को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना अवश्य होता था। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली जो है ये अकबर की उपज थी। टोडरमल ने किस क्षेत्र में
ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल जो है ये भू राजस्व था। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है आपको दहशाला। टोडरमल संबंधित थे, तो टोडरमल जो है ये मालगुजारी सुधारों से संबंधित हैं टोडरमल। यहाँ पे मुगल सम्राट अकबर के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और यहाँ पे देखना है हमें कौन सा कथन जो है ये सत्य है। यहाँ पे हमें सत्य कथन देखना है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर के द्वारा प्रदान की गई पदवी थी, तो ये बिल्कुल गलत है। अकबर का विवाह जो है राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अब्बुल फजल आईन अकबरी के लेखक थे, तो यही जो है सही है आपके। यही जो है आपके सही है। कथन 3 जो है आपके सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर्य की कड़ी थी? तो ये था आपको टोडरमल। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक पद्धति नीति आइन ए दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये टोडरमल के द्वारा निर्मित किया गया था। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो ये 1582 में प्रारंभ किया था। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो ये अकबर ने किया था। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था दीन ए इलाही। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? तो ये कहा था आपको, इनमें से कोई नहीं है। अकबर के द्वारा परिवर्तित दीन ए इलाही जो है ये कोई धर्म नहीं था, अपितु एक सूफी मत था जिसके नियत सर्वधर्म समन्वय पर आधारित है। ये जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। तो इस तरह से इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो इबादत खाने का निर्माण जो है ये अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? तो फतेहपुर सिकरी का जो इबादत खाना था ये वो भवन है जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुरी कही जाती है? तो यह है आपको जमा मस्जिद। कौन सा स्मारक फतेहपुरी सिकरी में नहीं है? तो देखिए फतेहपुरी सिकरी की बात कर रहा है तो अकबरी महल जो है ये फतेहपुरी सिकरी में नहीं है। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं फतेहपुरी सिकरी का, तो देखिए फतेहपुरी सिकरी का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। सिर्फ आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फतेहपुरी सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था फतेहपुरी सिकरी का निर्माण। और यह एक राजमहल सा किला का था। देखिए इसके अंदर जो है आपको गुजरात और बंगाल के शैलियों के इमारतें की शामिल थी, यानी जो गुजरात और बंगाल में जो शैलियाँ चल रहा था वो इस इमारतें में शामिल किया गया था। अगर हम लोग फतेहपुर सिकरी के अंदर जो महल की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है जोधाबाई महल है, पंच महल है, मरियम महल को स्वर्ण महल कहा जाता है, दीवाने आम, दीवाने खास, बिरबल कोठी, ये सब जो है आपके फतेहपुर सिकरी में है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं अकबरी महल का, तो अकबरी महल जो है आपके आगरा में है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो यह है आपको हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है ये भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का एक उदाहरण है। सुलह एक कुल का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो ये था आपको उपयुक्त सभी के ऊपर, यानी राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण, ये सभी के ऊपर। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो ये हुआ था आपको अकबर। कथन है, यहाँ पे सेशंस है और यहाँ पे रीजन दिए गए हैं। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है ये सही उत्तर है?
अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो ये बिल्कुल आपके सही है। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो देखिए अकबर जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। तो शिक्षा संबंधी सुधार जो है ये अकबर ने किया था। अकबर के द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है। तो ये फतेहपुर सीकरी में पाया जाता है। अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा जो है ये बौद्ध विहार की तरह है। तो बौद्ध विहार की तरह जो है ये पंचमहल है। और ये पंचमहल कहाँ है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। तो फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। तो क्या कराया था। पंचमहल को निर्मित कराया था। जहांगीर महल स्थित है। तो जहांगीर महल जो है ये आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदरा में स्थित है। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। तो यह है दिल्ली के लाल किले का निर्माण। दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है ये शाहजहां ने करवाया था। यहाँ पे जो है सूची 1 सूची 2 है। यहाँ पे सम्राट है और उसके जो मकबरा है उससे रिलेटेड है। तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए अगर बाबर की बात कर लेते हैं तो बाबर का मकबरा जो है ये काबुल में है। अकबर की बात कर लेते हैं तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है। और जहांगीर की बात कर लेते हैं तो जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में है। शाहजहां की बात कर लेते हैं तो शाहजहां का जो मकबरा है ये आपको आगरा में स्थित है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फिर सूची दिया हुआ है और यहाँ पे सूची 2 दिया हुआ है। देखिए सूची 1 में जो है ये मुगल शासक है और सूची 2 में जो है आपके मकबरे का स्थान है। तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बाबर की बात कर लेते हैं तो बाबर का मकबरा जो है ये कहाँ है। काबुल में है। हुमायूं की बात कर लेते हैं तो हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में है। अकबर की बात कर लेते हैं तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है। और जहांगीर की बात कर लेते हैं तो जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वो है तो वो है फैजी। फैजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। तो ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ था इसका शीर्षक जो है राजनामा है। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का जो फारसी अनुवाद कहलाता है तो यह है रजनामा। रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो यह है आपके महाभारत का। अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो रामायण का जो फारसी में अनुवाद था ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। दोनों महाभारत और रामायण का इसी ने फारसी में अनुवाद किया था। किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। सम्राट अकबर के द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। तो जरी कलम की उपाधि जो है ये मोहम्मद हुसैन को प्रदान की गई थी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह था। तो वह कौन था। हरि विजय सूरी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। तो वह है हरि विजय सूरी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो मुगल सम्राट अकबर के समय का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो था दशवंत। या आइए यहाँ पे हम लोग कुछ देख लेते हैं। देखिए अकबर कालीन चित्रकारों के नाम जो है ये अबुल फजल अपनी जो है आईने अकबरी है अबुल फजल का। और उसी में जो है अकबर कालीन चित्रकारों का नाम जो है लिखे हुए हैं। तो वो नाम है दशवंत, बशावंत, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांगल, हरिवंश। और दशवंत जो थे
एक कहार का बेटा था। ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता क्वेश्चंस है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो ये थे अकबर। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। जिस मध्यकालीन भारतीय लेख ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, तो अकबर के दरबार में आने वाला जो पहला अंग्रेज व्यक्ति था वो था रॉल्फ फिंच। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो ये है, सबसे पहले जजिया का इसने समाप्ति किया था, उसके बाद इबादत खाना का इन्होंने निर्माण करवाया था, फिर मजहर पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे और दीन इलाही की इन्होंने स्थापना किया था। तो ये इस तरह से ये सुमेलित हैं और इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये ए हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो ये मिलाया था 1576 में। यहां से जहांगीर के बारे में कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, तो आइए हम लोग उनके बारे में भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये जहांगीर ने शुरू किया था। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये हुआ था आपको जहांगीर के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो ये भेजा था आपको हॉकिंस को। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो ये था विलियम हॉकिंस ही होगा। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का तो इसका आंसर ए ही होना चाहिए हमारे हिसाब से। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेज में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो यह है हॉकिंस। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दिया था? तो यह है हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासन काल में, तो यह जहांगीर के शासन काल में आया था। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो ये आया था 1615 में। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो ये था थॉमस रो। जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? तो ये दिया था उसने अजमेर में। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम है और इसके हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो भारत आया था वो है आपके रॉल्फ फिंच, ये सबसे पहले भारत आया था। उसके बाद जो है आपके विलियम हॉकिंस आया था, तो ये दोनों नाम तो आपको ऐसे ही याद होगा। इसके बाद जो आया था ये आया था आपको निकोलस डाउटन आया था। इसके बाद सर थॉमस रो आया था। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था, तो वह है आपको फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो यह है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो यह है आपके हुमायूं और बाबर। इन दोनों का मकबरा जो है भारत से बाहर है। अगर हम लोग देखिए यहाँ पे मुगल शासक बाबर और जहांगीर के मकबरे ये काबुल और शहादरा लाहौर में स्थित है। सॉरी, ये आपके हो जाएंगे जहांगीर और बाबर, नॉट हुमायूं। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है। सम्राट जहांगीर को कहां दफन किया गया है? तो सम्राट जहांगीर को कहां दफन किया गया है? तो ये लाहौर में। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो ये है आपके जहांगीर का मकबरा।
मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची थी? तो ये पहुंचा था जहांगीर के काल में। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये था आपके जहांगीर के शासनकाल में। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो ये दिया था अब्बुल हसन को। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान किया था? तो ये दिया था आपको मंसूर को। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो पक्षियों का जो सबसे बड़ा चित्रकार था वो था मंसूर। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी जो है ये फारसी में लिखा था? तो ये है जहांगीर। अब्बुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था, तो ये किया था जहांगीर ने। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये किया था आपको खुर्रम, खुसरो और मेहताब। खुर्रम, खुसरो और मेहताब ने। तो इस तरह से आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो ये था आपको जहांगीर का। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो ये जहांगीर। जहांगीर जो है नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। एतमा उदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमाद उदौला का मकबरा जो है आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। देखिए यहाँ पे पिटरा ड्यूरा की बात किया जा रहा है, यानी प्राचीन कार्य निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है दीवारों पे जो अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इसी को हम लोग बोलते हैं पिटरा ड्यूरा। यहाँ पे निर्माता दिया गया है और यहाँ पे स्मारक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जमा मस्जिद जो है ये बाबर के द्वारा बनाया गया था। जमा मस्जिद जो है ये संभल की जमा मस्जिद की बात कर रहा है, तो ये बाबर के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली स्थित दीन पनाह का जो हुमायूं के द्वारा, और आगरे के जो किले हैं ये जहांगीरी। आगरे के किले में स्थित जहांगीरी महल जो है इसका निर्माण जो है ये अकबर के द्वारा करवाया गया था, और जहांगीर ने सिकंदरा यानी आगरा में अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए। अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है, तो ये है आपको दतिया में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है ये अजमेर में नहीं है बल्कि ये दिल्ली में है। यहां से शाहजहां के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं, आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। और शाहजहां के बारे में जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक मैप दिया गया है और कह रहा है कि ऊपर दिए गए मानचित्र में छायित क्षेत्र दर्शाता है, तो ये दर्शाता है शाहजहां के साम्राज्य का। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये था आपको कंधार। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, तो यह है सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, यानी स्ट्रैटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड के दृष्टि से। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो यह किया था कविंद्राचार्य ने। शाहजहां के बल्ख अभियान का शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था, तो बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखसा में एक मित्र शासक को लाना। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो ये है आपके कलीम। मुमताज महल का असली नाम था, तो मुमताज महल का असली नाम जो है ये अर्जुमंद बानो बेगम है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है, तो ये मिलता है आपको ताजमहल में। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो यह है शाहजहां।
दिल्ली की प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो आगरा से दिल्ली जो है ये शाहजहां ने किया था। यहाँ पे स्मारक है और यहाँ पे निर्माता है। आइए हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे। देखिए अलाई दरवाजा जो है ये दिल्ली के अंदर है। ये इस बार भी आपको 67th बीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चंस, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था, डायरेक्ट ये क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। अलाई दरवाजा जो है ये दिल्ली में है और इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। बुलंद दरवाजा जो है ये फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। मोती मस्जिद जो है ये आगरा में है और इसका निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। मोती मस्जिद दिल्ली में है और इसका निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तो ये दोनों आप ध्यान से थोड़ा सा रखिएगा, क्या कि कंफ्यूजन वाला है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है ये शाहजहां ने करवाया था। लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? तो ये हैं आपके शाहजहां। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो ये है शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो ये दिया था आपको दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने किस वर्ष के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया था सिर ए अकबर। सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? तो सिर ए अकबर के लेखक जो थे ये दारा शिकोह थे। अधोलिखित में से कौन एक दारा शिकोह की रचना है? तो ये है आपको मज्जम उल बहन। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो ये दफनाया गया था दिल्ली के अंदर। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, तो यह था दारा शिकोह। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो आप इसको याद कर लीजिए कि शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा गया है। यह कहा है आपको A.L. श्रीवास्तव ने। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो ये दिया था आपको मीर जुमला। किस मुगल बादशाह ने बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो ये शाहजहां ने समाप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासन काल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो ये था आपको औरंगजेब। यहां से हम लोग औरंगजेब के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे एसर्शंस हैं और रीजन दिए हुए हैं। कह रहा है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। तो ये जो है कथन है ये सही है या गलत है? तो ये आपके बिल्कुल सही है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया, तो ये गलत है। इस तरह से आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये हुआ था आपको औरंगजेब का। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? तो धर्मत का जो युद्ध हुआ था ये आपको औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। यहां पे कह रहा है कि कुछ हमें युद्ध दिया गया है और इस युद्ध को हमें कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना है और इसी को हमके सही उत्तर हमको इसमें चुनना है। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध हुआ था, बिलग्राम के बाद सरनाल का युद्ध हुआ था और सरनाल के बाद आपको धर्मत का युद्ध हुआ था, इसके बाद जो है जजाऊ का युद्ध हुआ था। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो धर्मत जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो ये है सुलेमान शिकोह। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो ये है आपके अकबर। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पे हस्ताक्षर किया था? तो ये है आपके जय सिंह।
किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये कहा जाता है औरंगजेब को। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो ये औरंगजेब। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो देखिए यहां से हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी, तो ये शाहजहां के काल में भारत की यात्रा पर था। पीटर मुंडी देखिए यहाँ पे है, ये पीटर मुंडी। विलियम हॉकिंस की बात कर लेते हैं और टॉमस रो, तो ये जहांगीर के समय में भारत आया था। देखिए यहाँ पे विलियम हॉकिंस और टॉमस रो की बात किए। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे एंटोनियो मोंसेराट का, तो ये अकबर के समय में ये भारत आए थे। तो इस प्रकार जो है औरंगजेब के शासन काल में इनमें से कोई भी यात्री भारत नहीं आया था। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। औरंगजेब के दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह थे, तो वो थे आपको बीजापुर और गोलकुंडा। ये औरंगजेब का दो विजय राज्य था, बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो ये किया था आपको 1686 में। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो ये था अब्बुल हसन कुतुब शाह। यहाँ पे मानचित्र दिए गए हैं और यहाँ पे मानचित्र दिए गए हैं और कह रहा है कि इसमें से हमें चेक कर ले हैं एक बार। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आपके डी। कह रहा है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका जो साम्राज्य था, यह मानचित्र उसी के बारे में इंडिकेट कर रहा है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये थे आपके औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पे जो है सर्वाधिक सेना जो थे ये आपके हिंदू सेनापति थे। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उनका नाम था आपको औरंगजेब। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो जजिया जो है आपके औरंगजेब के शासनकाल में पुनः लगाया गया था। औरंगजेब के द्वारा चलाया जिहाद का अर्थ है, तो जिहाद का अर्थ जो है ये दारुल इस्लाम है। बीबी का मकबरा का निर्माता था, तो बीबी का मकबरा जो है ये आपके औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको रबिया उद दरौनी का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो ये थी आपको मेहरुनिसा। मेहरुनिसा जो थी ये औरंगजेब की पुत्री थी। औरंगजेब ने किसको सही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो ये किया था आपको जहां आरा। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो संत रामदास जो है ये औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, तो ये किया था आपको औरंगजेब ने। यहां से है मुगलकालीन प्रशासन है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। और मुगलकालीन प्रशासन का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को जो है सरकार के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में जनपद यानी जिला क्या कहलाता था? तो यह सरकार कहलाता था। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो सेना का प्रधान जो है ये मीर बख्शी था। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था, तो मीर बख्शी जो है ये आपको भू राजस्व अधिकारी का पर्यवेक्षण था। यहाँ पे एसर्शंस और रीजन दिए हुए हैं, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, तो ये बिल्कुल सही है। और केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्रण शक्ति उसकी सैनिक शक्तियों पर निर्भर थी, तो ये भी बिल्कुल सही है और इसका रीजन भी यही है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो चिकित्सक जो है ये मनुची को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे, तो ये कह रहा है इन कथनों में से, अच्छा कह रहा है कि इन कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरकार के साथ
अपने को संलग्न नहीं किया और सम्राट ही जिसका आसन कर्नल था। तो ये है आपके तीनों सही हो जाएंगे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो मुहतसिब जो था ये लोक आचरण अधिकारी था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसीलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो यह है आपका उनका जो सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, तो ये जो है ये सही नहीं है। बाकी जो है इसमें 33 वर्ग थे, तो ये बिल्कुल सही है। मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। समस्त कार्यकारी व सैन्य अधिकारी को मनसब प्रदान किए जाते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जो कथन दिए गए हैं इस पे हमें विचार करके सही उत्तर को चुनना है। देखिए, जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, तो ये बिल्कुल सही है। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे, तो ये भी आपके गलत है। ये मनसबदारों के 3 वर्ग थे, तो ये बिल्कुल सही है। और दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, तो यह भी बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से आपके डी हो जाएंगे, 1 और 3 जो है सही है। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? तो जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर है, कह रहे हैं यहाँ पे सही उत्तर में हमें चुनना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग जागीरदारों की बात करते हैं तो जागीरदार के पास जो है न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास जो है राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशागत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार जो है वंशागत नहीं होते थे, तो यह भी सही है। नहीं इसमें 1 है और नहीं इसमें 2 है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। तो राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत है ये भू राजस्व है। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है, तो माल प्रतिनिधित्व करता है आपको भू राजस्व का। मुगल सम्राट में जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो वो है आपके जहांगीर। जहांगीर जो है तंबाकू के निषेध पे प्रतिबंध लगा दिया था। मुगल प्रशासन ने मदद ए मांस इंगित करता है, तो मदद ए मांस जो है ये आपको विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को इंगित करता है। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, तो चकला शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ये सही है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं, मनसबदारी व्यवस्था जो है राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो ये जो है आपके बिल्कुल गलत है, सॉरी यही आपके सही है। अकबर ने तो प्रारंभ किया था, ये कुलीन वर्ग से संबंधित थी, तो यही आपके सही है। और दूसरा जो है मनसबदारी का पद जो है ये पैतृक था, तो ये गलत है आपका। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे केवल 1। यहाँ पे असर्शंस और रीजन दिए हुए हैं। कह रहा है कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, तो इसका कथन जो है ए ये बिल्कुल सही है। अगर हम लोग कारण की बात कर लेते हैं तो मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके जो होंगे दोनों सही हैं और यही इसका रीजन भी है, तो इस तरह से आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ पे कथन ए और कथन बी की हमें व्याख्या को पढ़ें और उसके हमें सही उत्तर को चुनना है। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, तो ये बिल्कुल सही है।
मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उसका वर्गीकरण होता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी इस तरह से दोनों आपके सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ पे ये अधिकारी हैं जिसको सूची 1 में दिया गया है और विहित कर्तव्य है ये सूची 2 में दिया गया है, तो वो हम लोग यहाँ से देख लेंगे। दीवान ए तन की बात करते हैं तो ये जागीर व वेतन को देखना इसका काम था। मुस्तारफी की बात करते हैं तो ये राज्य की आय और व्यय का निरीक्षण करना इसका काम था। मुशरिफ की बात करते हैं तो कार्यालय को संभालने के लिए, और वाकियानविस की बात करते हैं तो ये प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना इसका काम था। यहाँ पे फिर से असर्शंस और रीजन दिए गए हैं। तो कह रहा है कि अकबर ने शेरशाह के तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, तो ये बिल्कुल सही है। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय में त्राम का प्रमुख सिक्का दाम था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपके कथन ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और यही इसका रीजन भी है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लिपि से युक्त कुछ सिक्के चलाया था? तो ये राजा थे आपको अकबर। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता है, तो तांबे का सिक्का दाम कहलाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये चलाया था आपको बाबर ने। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है, बटाई शब्द का अर्थ है लगान निर्धारण करने का तरीका। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो यह है आपको हल की संख्या। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो यह है आपको सहबा नहर। यहां से मुगल कालीन के बारे में संगीत और चित्रकला है, तो इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन जो है ये सत्य है? तो ये युद्ध दृश्य बनाता था, बिल्कुल सही है। दरबारी चित्रण होती थी, ये भी सही है। और पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चित्रकला की मुगल शैली जो है ये प्रारंभ किया था, तो ये किया था आपको हुमायूं ने। मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, तो ये कारखाने बनवाए थे हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्र काल की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो यह है काली घाटी। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था अब्दु असमद के द्वारा। दशवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो यह है अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यह हुआ था अकबर के दरबार में। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्रकारी थे? नीचे दिए गए कोट से हमें सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे जो होंगे ये आपके अब्दुल हसन होंगे और अक्का अर्रीज हो जाएंगे। ये दोनों जो होंगे आपके सही हो जाएंगे। इस तरह आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। मुगल चित्रकला ने किसके शासन काल में उन्नति की? तो ये किया था जहांगीर के शासन काल में। जहांगीर की मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो ये दिया था आपको चित्रकला को। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी एल्बम और व्यक्तित्व रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? तो ये दिया था आपको जहांगीर ने। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करता है? तो ये करता है आपको चित्रकला का। किशनगढ़ शैली
किस कला से प्रसिद्ध था? तो किशनगढ़ शैली जो है ये चित्रकला से प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब जो है ये बीना बजाता था। प्रातः काल में गाए जाने वाला राग है, तो ये है आपके तोरी। तोरी जो है ये प्रातः काल में गाए जाने वाला राग है। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत आचार्य केंद्र स्थापित किए थे? तो ये किए थे इन्होंने 5। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। तो ध्रुपद गायकों में सम्मिलित जो थे ये आपके तानसेन थे और हरिदास थे। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। तो प्रसिद्ध तानसेन का जो मकबरा है ये आपके ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मूल्य नाम था। तो तानसेन का मूल्य नाम रामतनु पांडे है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो ये लिया था अकबर ने। यहां से मुगल कालीन साहित्य है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं और यही आई थिंक ये सेकेंड लास्ट होना चाहिए। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का जो अंग्रेजी में अनुवाद है ये लेडेन और रस्किन ने किया था। गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की पुत्री थी। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे थे? तो ये लिखे थे गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूं नामा की रचना जो है ये उपरोक्त में से कोई नहीं किया था, गुलबदन बेगम ने किया था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये महम अन्नगा के द्वारा स्थापित किया गया था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपको महम अन्नगा ने। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया था आपको ताजुल माली ने। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 का हमें मिलाप करना है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे। हसन निजामी जो है ये ताजुल मासिर है। ख्वाद मीर की बात करते हैं तो ये हुमायूं नामा, और मोहम्मद काजिन की बात करते हैं तो ये आलमगीर नामा, और भीमसेन की बात करते हैं तो नुस्ख ए दिलकुशा। यहाँ पे कुछ पुस्तक हैं और इसके लेखक दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम लोग उसको देख लेंगे। आलमगीर नामा की बात करते हैं तो मिर्जा मोहम्मद काजिम। तबकते अकबरी की बात करते हैं तो निजामुद्दीन अहमद। चाहर चमन की बात करते हैं तो चंद्रभान ब्राह्मण, और इकबाल नामा जहांगीरी की बात करते हैं तो मुअद्दतम खां। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? तो तबकात ए अकबरी जो है ये निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये है अब्दुल रहीम खान खाना। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे ये शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार है, अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहांनामा के जो लेखक हैं ये आपके हैं इनायत खां। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सुमेलित है, तो अगर हम लोग बाबर की बात कर लेते हैं तो तुजुक ए बाबरी जो है ये सुमेलित है। यहाँ पे कुछ पुस्तकें दिया गया है और यहाँ पे लेखक है कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो ये है देखिए तुगलक नामा जो है ये इब्न तुत्ता के द्वारा लिखा गया था, ये सुमेलित नहीं है। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो यह है आपको पंचतंत्र का। अब्बुल फजल के द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, तो यह किया गया था आपको 7 वर्षों में। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, तो मुगल काल का दरबारी भाषा जो था ये फारसी था। मुगलों की अदालत में भाषा थी, तो मुगलों की अदालत में जो भाषा था ये फारसी था। मुगल कालीन ग्रंथ माशिर आलमगिरी किसकी रचना है? तो माशिर आलमगिरी जो है ये साकी मुस्तैद खां की रचना है।
यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे भीमसेन कास्त जो है ये तारीख है दिलकुशा, चंद्रभान ब्राह्मण जो है ये चार चमन, ईश्वर दास नागर की बात करते हैं तो फुतुहात ए आलमगीरी, और सुजान राय भंडारी की बात करते हैं तो ये खुलासत उत्तर तावारीख है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। नस्तालिक है, नस्तालिक एक क्या है, एक प्रकार के फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती है। कवि हृदय राजा जिसने नगरी दास के नाम से कृष्णा की प्रशंसा में छंद लिखे थे तो वो हैं आपके राजा सावंत सिंह। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिका प्रिया की रचना किया था? तो ये किया था केशव ने। यहाँ से मुगल काल का कुछ विविध का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं 8-10 क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं अकबर का तो अकबर सर थॉमस रो ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी जहांगीर जो है विलियम हॉकिंस, शाहजहां जो है ये टेवनियर, और औरंगजेब जो है ये मनुची, ये सही सुमेलित है। ये सब जो है बाहर से आए हुए लोग हैं और राज दरबार में उनके बारे में बताया था। निम्नलिखित विदेश यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे के खाद्यान्नों की विस्तृत रूप से चर्चा किया है? तो ये है जॉन बैप्टिस्ट टेवरनियर। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो यह है आपके विलियम फिंच का। सूची 1 सूची 2 का मिलाप करना है। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं हॉकिंस का तो ये 1608 से लेकर 1611 में, थॉमस रो 1615 से 1619, मनुची की बात करते हैं तो 1653 से 1708, और राल्फ फिंच की बात करते हैं तो ये 1585 से 1586 में ये भारत आने वाले यात्री हैं और उनका जो है अवधि है ये दिया हुआ था। यहाँ पे कह रहा है कि मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम नीचे दिए गए हैं और इसे हमें लगाना है। देखिए सबसे पहले था जहांगीर, जहांगीर के बाद जो होता है ये मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद जो होता है ये अहमद शाह अब्दाली, और इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी। निम्नलिखित चर बाहरी आक्रमणों को कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है और सही उत्तर को हमें चुनना है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं चंगेज खान, इसके बाद हो जाता है तैमूर, नंबर दूसरे पे हो जाता है, नंबर तीसरे पे हो जाता है नादिर शाह, और नंबर चौथे पे हो जाता है आपको अहमद शाह अब्दाली। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है ये सत्य है? तो यहाँ पे कथन कह रहा है कौन सा सत्य है। तो देखिए अगर हम लोग अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था तो ये बिल्कुल आपके सही है, और जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं और ईस्वी को सुमेलित कीजिए। ये घटना है और ये ईस्वी है, इसको हमको सुमेलित करना है। तो यहां से हम लोग इसको देखेंगे। नादिर शाह के द्वारा दिल्ली में कत्लेआम हुआ था तो ये हुआ था आपको 1739 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था तो ये हुआ था आपको 1526 में। हेमू और अकबर के बीच जो है ये पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुआ था ये हुआ था 1556 में। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुआ था ये हुआ था 1761 में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं हेमू के नाम से। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है आपको पृथ्वी राज के लिए। यहाँ पे देखिए ये युद्ध दिए हुए हैं और ये इसका ईयर दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग इसको देख लेंगे। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये हुआ था आपको 1192 में। अकबर की मृत्यु हुआ था 1605 में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। तो इस तरह से आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसको भी हम लोग यहीं पे देखेंगे। देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह के
बीच हुआ था। अगर खुसरो का विद्रोह कहते हैं तो ये जहांगीर ने किया था खुसरो का विद्रोह। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के विरुद्ध हुआ था, यानी बाबर और राणा संगा के बीच जो है खानवा का युद्ध हुआ था। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सूची 1 सूची 2 का मिलाप करना था, तो यहाँ से हम लोग इसको देख लेते हैं। 1556 की बात करते हैं तो 1556 जो है ये आपको अकबर के राज्यरोहण का है 1556। अगर हम लोग 1600 की बात कर लेते हैं तो 1600 जो है ये आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था 1600 में। और 1680 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये आपके जो है ये शिवाजी का देहांत हो गया था 1680 में। अगर हम लोग 1739 की बात कर लेते हैं तो 1739 में जो है नादिर शाह का दिल्ली के ऊपर कब्जा हो गया था। तो इस तरह से आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युद्धों में से इसका यहाँ पे युद्ध दिया गया है और इसका हमको कालक्रम के हिसाब से हमें सजाना है। देखिए पानीपत की अगर हम लोग तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये हुआ था आपको 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपको 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगर हम लोग तराइन के युद्ध की बात कर लेते हैं तो तराइन का युद्ध जो हुआ था ये आपको 1192 में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध। अगर हम लोग असीरगढ़ का युद्ध की बात कर लेते हैं तो असीरगढ़ का जो युद्ध हुआ था ये आपको 1601 में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 1576 में हुआ था, यही सुमेलित है। अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं व्यवस्थित। सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था, उसके बाद आपको हुआ था चौसा का युद्ध हुआ था, उसके बाद आपको समूगढ़ का युद्ध हुआ था। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको देख लेते हैं। चंदेरी का युद्ध जो है ये 1528 में हुआ था, चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था, कनौज का युद्ध जो है 1540 में हुआ था और तालीकोट का युद्ध जो हुआ था ये 1565 में हुआ था। इस तरह से आपके ऑप्शन जो होंगे ये बी सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं जहांगीर का, तो जहांगीर के बल्ख का युद्ध ये आपका गलत है। देखिए यहाँ पे बल्ख का युद्ध जो है 1646 से 1647 में शाहजहां के काल में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अता अली खां किसका नाम था। तो अता अली खां जो है ये तानसेन का जो प्रारंभिक नाम था ये रामतनु पांडे था और इस्लाम धर्म में धर्मांतर के पश्चात उसका नाम जो है अता अली खां रखा गया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे है आपको तानसेन कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, रामतनु पांडे कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ई हो जाएंगे। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है। तो देखिए अगर हम लोग इक्ता की बात कर लेते हैं तो इक्ता जो है ये आपको दिल्ली के सुल्तान से रिलेटेड है इक्ता। अगर हम लोग जागीर की बात कर लेते हैं तो जागीर जो है ये मुगल से रिलेटेड है। अगर हम लोग यहाँ पे अमरम की बात कर लेते हैं तो अमरम जो है ये आपके विजयनगर से रिलेटेड है। और मोकासा की बात कर लेते हैं तो ये आपके मराठे से रिलेटेड है। इस तरह से आपके ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था। तो ये है आपके सूरत। सूरत के बंदरगाहों को बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। तो मुगलों ने नवरोज का त्यौहार जो है ये पारसियों से लिया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। तो वो लखनऊ में स्थित था। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है और यहीं से हमें सही उत्तर उसका चुनना है। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले पद्मिनी, इसके बाद दुर्गावती के बाद आपको ताराबाई और उसके बाद अहिल्याबाई। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो देखिए सही सुमेलित की बात कर रहा है तो ये दिल्ली और अब्दुर्रहीम खान का मकबरा जो है ये आपके दिल्ली में है, यही आपके सही सुमेलित है।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में कथन दिए गए हैं और इसमें से हमें जो सही कथन है उसे हमें चुनना है। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा और खान का निर्माण सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत है। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था, तो ये भी गलत है। ना ही तो इसका एक होगा और ना ही इसका दो सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान से सुमेलित नहीं है, यहाँ पे कह रहा है। तो देखिए ये जो है बुलंद दरवाजा ये फतेहपुर सीकरी में सुमेलित नहीं है, तो ये कहाँ है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है और कह रहा है कि यहीं से हमें सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं अटला मस्जिद जो जैनपुर में है, तो ये सबसे पहले आया है और फिर इसके बाद आया है आपको शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम में, ये इसके बाद आपको हुआ है हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में है, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपका। इधर से आगे हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा हमारा चौथा नंबर पे रबिया दौरानी का मकबरा जो औरंगाबाद में है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है। देखिए बाबर जो है ये जमा मस्जिद संभल में बनवाया था। हुमायूं की बात करते हैं तो दीन पना, अकबर की बात करते हैं तो जहांगीरी महल और जहांगीर की बात करते हैं तो एमातुद्दौला का मकबरा। तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी कह रहा है कि हमें सुमेलित कीजिए, तो इसको हमको सुमेलित करना है। अगर हम लोग कुतुब मीनार की बात करते हैं तो इल्तुतमिश इससे रिलेटेड है। कुतुब मीनार में 3 शासक रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे इल्तुतमिश रिलेटेड हो जाएंगे। गोल गुबंद की बात करते हैं तो ये मोहम्मद आदिल शाह रिलेटेड है इससे, और बुलंद दरवाजा तो अकबर, और मोती मस्जिद जो है ये औरंगजेब इससे रिलेटेड है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ये जो घटना दिए गए हैं इसके ऊपर हमें विचार करके इसको कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित करना है और यहाँ से सही उत्तर हमें चुनना है। तो देखिए अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं खानवा का युद्ध, तो ये 1527 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में हुआ था और तालीकोट का युद्ध जो है 1565 में हुआ था। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे स्मारक है और ये निर्माता है, तो यहाँ से हम लोग इसको देख लेते हैं। अलाई दरवाजा का अलाउद्दीन खिलजी ने, बुलंद दरवाजा का ये अकबर ने। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, अलाई दरवाजा दिल्ली में है और इसका जो है अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद जो आगरा में है उसका जो है शाहजहां ने, और मोती मस्जिद जो है दिल्ली में है ये औरंगजेब ने निर्माण करवाया था। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो है ये सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मुगल काल में मौलिम था, तो मुगल काल में मौलिम जो था एक कर्मचारी था, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसको जो है आप अपने तरफ से एक बार देख लीजिएगा। अगर कुछ निकट उत्तर की बात करते हैं तो इसका आंसर डी होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे, तो ये थे आपके व्यापारी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है, तो सही सुमेल नहीं है आपको जरीब जो एक प्रकार का कर है, ये आपके सही सुमेल नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए अब यहाँ से जो है आपके सिख संप्रदाय यानी आगे का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो आपको चैप्टर 13 से लेकर और चैप्टर 22 तक ये पूरा मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया। और अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।